वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर खान जदून साहब हैं, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जदून साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जदून साहब की इजाज़त से कर्नल साहब जो लास्ट हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी पे एक आपका कमेंट चाहूँगी। ये जो आज स्टेटमेंट दी गई है, 3 महीने की टाइमलाइन दी गई है कि पाकिस्तान के साथ तमाम ताजरों को कि अपने जो जितनी भी तजारत के मामलात हैं उनको निपटा लें, ख़त्म कर लें, जैसे भी आप लोगों ने उसको करना है उसको बस निपटा दें, टाइमलाइन दी गई है। ये आपको क्या लगता है, ये कोई रेड अलर्ट है? आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? जी, अब अफ़गानिस्तान के जो नायब वज़ीर आज़म है अब्दुल गनी बरदर साहब, जो जी। काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में भी क़याम कर चुके हुए हैं और पाकिस्तान से ही उनको अमेरिका ने गिरफ़्तार भी किया था। पहली जो उनकी गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर किस्म की ट्रेड या ट्रेड रिलेशंस को ख़त्म करने की बात की है और इस सिलसिले में अपने वहाँ के जो लोग हैं उनसे कहा है कि जी पाकिस्तान के साथ जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उन सब को 2 से 3 महीने में निपटा लें। तो ये एक इशारा उनकी तरफ से है, अफगानिस्तान की तरफ से, कि दे प्रोबेबली डू नॉट वांट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद अस और हमें भी जो है वो इस चीज़ का इदराक करते हुए अपने जवाब को तैयार करना होगा। हमारा जवाब इस पे क्या हो सकता है? इसका जवाब हमारी तरफ से और तो कुछ भी नहीं हो सकता। नेचुरली इस वक्त की जो पोजीशन है, अगर हम ट्रेड की बात करें तो हमारा जो है वो एक्सपोर्ट्स अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा है, वहाँ से बहुत कम हमारे पास माल आता है, तो वी स्टैंड टू लूज इन इट। और मुझे नहीं पता कि कब तक अफगानिस्तान इस तरीके से चल सकेगा, बिकॉज उनकी अनाज की सारी ज़रूरियात और चीनी की सारी ज़रूरियात जो है वो स्मगलिंग या उस दोनों तरीक़ों से ही पूरी होती रही है। हमें जो है वो इसका एक जवाब तो ये देना होगा कि जो स्मगलिंग के तमाम रास्तों को बहुत अच्छे तरीके से बंद करना होगा ताकि यहाँ से एक सुई भी जो है वहाँ पर ना जा सके, अगर वो ऑफिशियल तरीके से हमसे नहीं लेना चाहते। तो बाकी जो है वो तो एक काम चलता रहेगा। ईरान की तरफ से तो हमें जो भी आना है वो आता रहेगा और उसकी तरफ से आई डोंट थिंक कि हमें कोई अपने आप को किसी किस्म की पाबंदी की तरफ आना पड़ेगा। जो बार्टर ट्रेड हमारी ईरान के साथ है, हमें उसको फ़रोग़ देने की ज़रूरत है ताकि अफ़गानिस्तान के रास्ते जो भी हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसकी जगह पर वो वहाँ से हम उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि एक तो इनकी तरफ से हुई है ना ये डेवलपमेंट, पाकिस्तान का देखते हैं इस पे क्या रिएक्शन आता है। अभी आज की जो डेवलपमेंट है देख लेते हैं कि इस पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर या दूसरे की सबकी एक और डेवलपमेंट में हमारी खारजा पॉलिसी क्या बनती है। जी, एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो हक्कानी नेटवर्क जिसको अमेरिका कहता था, जिसमें कि जलालुद्दीन हक्कानी साहब के ऊपर काफ़ी अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ और पता नहीं उनकी हेड बनी कितनी रखी हुई थी, उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में जो है वो गल्फ का दौरा किया है और वहाँ इजरायली वफ़द से उनके डिटेल मुज़ाकरात हुए हैं और ख़बर ये है कि काफ़ी हद तक इजराइल ने फंड्स भी अफ़गानिस्तान को देने की बातचीत की है। अच्छा, तो ये चीज़ एक बड़ी हमारे लिए हैरानकुन है, बिकॉज हम आज तक हक्कानी नेटवर्क को या हक्कानी साहब को जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा करीबी साथी और दोस्त समझते थे और अमेरिका भी एक्सपेक्ट यही करता था कि हम अपना असर उन पर इस्तेमाल करें जब भी हमने उनसे डील करना है। तो ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है जिसको हमें बहुत ही सीरियसली देखने की ज़रूरत है हमारे फॉरेन ऑफिस को। ठीक हो गया, बिल्कुल देखने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में या आने वाले चंद दिनों में या चंद घंटों में क्या इस पे रिएक्शन आता है। जदून साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, 27वीं आईनी तरमीम बगावत से मुतालिक जो आर्टिकल 6 है उसमें तब्दीली मतलब ज़रूरत क्या पेश आ गई थी सर आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया। देखें, 27वीं आईनी तरमीम ने आइन का जो बुनियादी ढांचा था उसको चेंज कर दिया। उसकी बड़ी वजह है कि जुडिशरी एक फेडरल जुडिशल कोर्ट आपने बना दी है जिसमें तमाम आपके जो प्रॉमिस की डिस्प्यूट है या आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होंगे या जो भी पॉलिटिक्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर कनेक्टेड है वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस हैं वो कोई लिटिगेशन होगी या क्रिमिनल मैटर होंगे या फैमिली रेंट या इस तरह के इशू सारे सुप्रीम कोर्ट में टैकल होंगे। तो बेसिकली तो ये है कि आप देखें कि उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका लफ्ज़ ही हटा दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि इनकम्बेंट चीफ जस्टिस है, ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनके उसके बाद आने वाला चीफ जस्टिस होगा वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। लेकिन ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ
ये पर्सनल स्पेसिफिक हर चीज़ को एक बंदे को खुश करने के लिए तरमीम कर रहे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो कोई जिसको लाइफ ही कहते हैं जी इस्तिस्ना एग्जम्पशन दे दें, या उसको कह दें जी कि आपके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी मरते दम तक। तो ये इस तरह की तरमीम जो है वो आपके एक जुडिशियल सिस्टम को पैरालाइज कर रही है कि आप जिस तरह मर्जी है जो तरमीम जो है, लेकिन तरमीम पार्लियामेंट सॉवरन है, अगर है तो वो तरमीम कर सकती है, लेकिन उसकी जो तरमीम है, जो आइन का जो ढांचा है, ये सोशल कॉन्टैक्ट है बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, तो वो उनकी बेहतरी के लिए तरमीम होनी चाहिए। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप समझती हैं कि ठीक है, आप भी तो एक मतलब है मीडिया से तल्लुक़ रखती हैं शहरी होने से के नाते, आप समझते हैं कि ये तरमीम जो है पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो ठीक है, लेकिन मेरी ज़ाती ओपिनियन में तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है तरमीम में? अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर देखें तो क्या उसकी बाकी शिकों पे आपने अमल कर लिया है कि ये शिक रहती थी तो आपने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना दें। कोड बनाने का मकसद नहीं है, कोर्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट आप कर रहे हैं या जिस तरीके से आप कोर्ट चलाएंगे, वो तो प्रमा फिशा ये लग रहा है कि आप अपने मकसद के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, या एक जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसको दुआम देने के लिए कि इसको डिस्टेबलाइज न कर सके। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कहाँ पे आंसर मुझे तो नजर नहीं आता जाती तो। ठीक हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं। मैं मज़ीद आपसे डिस्कस करती हूँ जदून साहब, मैं करना साहब से जानूँ। करना साहब, मैंने भी अपने इंट्रो में कहा था कि हमें आधा सच आधा लॉलीपॉप दिया जाता है हमारी कौम को कि जी मिसाके जमहूरियत में ये डिसाइड हुआ था कि आईनी अदालत जो है वो बनेगी। कौम को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि जो ये कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसको बनाया गया है, ये पीपल्स पार्टी ऑफ PMLN का जो 2006 में मिसाके जमहूरियत हुआ था उसमें लिखा हुआ था, लेकिन सिर्फ उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आपने आईनी अदालत बनानी है, कंडीशनल था ये सारा कुछ। पीपल्स पार्टी ना बताती है ना PMLN ये सारी हकीकत सामने लेके आ रही है। उस वक्त जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हुई थी तो उसका एक बैकग्राउंड था सर, आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ साहब का ज़माना था, और जो हालात थे उस मिसाके जमहूरियत में कुछ चीज़ें भी थीं जो कि इनके मुताबिक ये चाहते थे कि कोर्ट वो सारे मामलात को हैंडल कर ले, तो उसमें रिकमेंडेड जो थी वो 6 साल की थी। आईनी कोर्ट जो थी, आईनी अदालत, वो रिकमेंडेड थी फॉर 6 ईयर्स। यहाँ पे तो ऐसी कोई बात अब हमको बताई नहीं गई कि जी 6 साल की उसमें ये जी हमने उसमें आईनी अदालत की बात की थी। अच्छा, उस सब में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने की बात की गई थी 6 साल के लिए थी, तो उसके एक पर्टिकुलर सूरत हाल के लिए थी। इस सब अब तो वो सूरत हाल नहीं है, अब वो हालात भी नहीं है, तो ये आधा मंजन क्यों बेचा जा रहा है आवाम को? देखिए जी, इसके ऊपर मैं आपसे अर्ज ये करता हूँ कि पहली बात जो आपने जो आर्टिकल 6 में तब्दीली की बात की है, वो कोई बहुत बड़ी तब्दीली की बात नहीं कर रहे हैं। वो पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट को और जो बाकी सारे एबेटर्स वगैरह थे उनके बारे में था कि जी वो किसी को भी उसका आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। अब जो तब्दीली इन्होंने की है उसमें सिर्फ ये रिकमेंड किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी इसको जो है वो आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा, और कोई बड़ी तब्दीली नहीं की है। यानी बेसिकली जो पहले एक कोड नहीं थी या एक बेंच नहीं था, उसको सिर्फ ये कहा गया है कि इनको इस्तिस्ना आपने नहीं देना बाद में भी कानूनी तौर पर भी। बात अब करते हैं जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अब नाम आप जिसको जो मर्जी देना चाहें, क्या सुप्रीम कोर्ट जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं थी? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैंडल नहीं करती थी? मतलब ये जो है ये हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है कंपार्टमेंट्स बनाकर और अपने लिए मुश्किलात बढ़ाकर या अपने लिए आसानियां बढ़ाकर वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लफ्ज़ी का इस्तेमाल हो रहा है, बाकी जो मीट है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब वो 6 साल के लिए जो था वो एक ज़रूरत बनती थी जिस वक्त भी पर्टिकुलर सूरत हाल थी ना, मैं अर्ज करता हूँ कि जो आपका आइन जो बना था 2073 के अंदर, वो 1970 में जो इलेक्ट हुई थी असेंबली, जो कि 1970 में जो इलेक्ट हुई थी असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी असेंबली, यानी वो जो है वो उसको आइन बनाने का इख्तियार नहीं था। लेकिन क्योंकि उसने आइन बनाया था तो उसके बाद ज़रूरत थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने जो कि उस चीज़ को शायद रेटिफाई करे कि जो भी उसके अंदर डिसीजंस हुए हैं या उसके ऊपर जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसी के लिए जो है वो 6 साल का उसको टोटल टाइम दिया गया था। तो अब उसको जो है वो एक डिफरेंट शक्ल में, डिफरेंट आर्गूमेंट के साथ या डिफरेंट लॉजिक के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसका मेरा नहीं ख्याल है कि इस
एक्चुअल उससे केस से भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। लेकिन आइनी तरमीम ये कहा जा रहा है ना कि आइनी तरमीम आवाम के लिए है, ये आइनी तरमीम जो है वो नेशनल मुफाद में है, कौमी सतह के मुफादात में है, तो आवाम के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी, जदून साहब ने जैसे फरमा दिया है, जी इसमें एक आयोटा भी जो है वो अवामी मफाद के लिए नहीं है। काश के चलो और कुछ ना करते, कोई हेल्थ का हिसाब किताब रख लेते सब पाकिस्तानियों के लिए, जैसा कि एक ज़माने में इमरान खान ने या केपी में उन्होंने करने की कोशिश की थी। तो ठीक है। इस किस्म का पूरे पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर देते ताकि कम से कम लोग ये तो कहते ना कि हाँ कोई ना कोई एक चीज़ जो है वो अवाम के लिए भी रखी गई है। इस वक्त इसमें सिर्फ अवाम का नाम इस्तेमाल ज़रूर हुआ है, अवाम को तो एक सेंट का भी कोई बेनिफिट या रिलीफ नहीं दिया गया। अब आवाम है, आवाम में जाना तो इन्होंने है ना, तो कहीं ना कहीं मंजन तो बेचने हैं, मासूम आवाम इनके मंजन में हर दफ़ा आ जाते हैं। बहरहाल जी आवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपको बता दें। अच्छा, मैं जदून साहब आपकी जानिब आती हूँ। सर अबड़ू साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कल सेनेट में वोट दिया था इस आइनी तरमीम के हक़ में, और उसके बाद उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि कल तो उनको वैसे भी शायद वहाँ से डिसमिस कर दिया जाएगा या जो भी उसका प्रोसीजर होगा उस सब के तहत। अब गंडापुर साहब की दफ़ा जब इशू हुआ था, उन्होंने जब इस्तीफ़ा भेजा था गवर्नर साहब को, तो उस वक्त भी कहा गया था कि गवर्नर साहब एक्सेप्ट करें या ना करें, गंडापुर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस अनाउंसमेंट चूँकि कर दी थी, तो उनका इस्तीफ़ा पब्लिकली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, तो वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करें ना करें उससे उसके कोई लिंक नहीं बनता। अब मुझे ज़रा ये सिचुएशन समझा दीजिए कि अब ये अबड़ू साहब के इस्तीफ़े पे आज हम देख रहे हैं कि फर्दर जो काम है उसको रोक दिया गया है। सेनेट में ये 2-3 शिकें जिनमें आज तरमीम की सजेशन दी गई है वो सेनेट में जाएंगी, सेनेट से भी अब पास होंगी। अब क्या अबड़ू साहब ने जो कल सेनेट फ्लोर ऑफ द हाउस मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है उनको भी मुस्ताफ़ी ही समझा जाए या यहाँ पे कानून की कोई हिकमत अमली कोई दूसरी भी निकलती है? अब देखें, जिन लोगों के पास ताकत है वो कानून उनका है। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और आइन जो है वो दफन हो चुका है। देखिए ना, आप एक आर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करती है वो 1.5 साल इम्प्लीमेंट नहीं होता, और एक आर्डर वही सुप्रीम कोर्ट पास करती है उसको 5 मिनट में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कानून सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि जब ये मिलिट्री ट्रायल था कि आप इनको राइट ऑफ अपील दें, पार्लियामेंट में अमेंड करें, आज दिन तक पार्लियामेंट टच से मस नहीं हुई है क्योंकि वो अवाम का इशू है। आज इन्होंने एक देखे ना कितने मिनटों में तरमीम भी पास कर ली है। अब ये प्रेसिडेंट भी आप रात को साइन करें या ना करें, या नहीं सर अभी वापस सेनेट में जाएगी, जो 2-3 शिकें उसमें तब्दील की गई है दोबारा सेनेट से पास करवाई जाए। वापस उन्होंने तो कहा है कि मैंने रिजाइन कर दिया, ये 2-3 बंदे और अरेंज कर लेंगे, इनके लिए कौन सा मुश्किल सर वो कर लेंगे। मुझे अबड़ू साहब की जरा बताइएगा ना कानूनी एतबार से। उनका रिजाइन तो जब तक डी नोटिफाई नहीं होगा तो वो तो सेनेट का मेंबर रहेगा, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर मुस्ताफी होने का ऐलान करते हैं फिर भी वो उसका तो इस्तीफा ही समझे। वो वोट तो दोबारा अब देखिए ना, ये तो अब उनको जो चेयरमैन सेनेट जो प्रिजाइड अफसर होगा वो फैसला करेगा कि आपको राइट ऑफ वोट है कि आप ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कैसे कहें कि मैं रिजाइन कर दिया और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपने वोट दिए। तो वो फिर वो है ना कानून को क्या है, मोम जिस तरह आप मोड़ दें ना की जिधर इधर कर दें उधर कर ले। अब ये अगर उसका वोट तस्लीम कर लेते हैं तो कौन उनको पूछेगा? यानी कि अभी हम उनको मुस्ताफी नहीं समझे और कल वो सेनेट की इस तरमीम में वोट दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। वोट दिलवा नहीं बोले दिलवा सकते हैं। पहले उन्होंने खुद कहा है मैं किस लिए वोट दिया, उसके अल्फाज आपने सुने हैं ना जी। उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेके दिया है वोट, उन्होंने इनके लिए वोट दिया है। तो जब एक बंदा कहता है जी मैंने एक मखसूस शख्स के लिए वोट दिया है, तो वो जो शख्स है वो बड़े ताकतवर है, वो दोबारा भी उनसे वोट दिलवा सकते हो, नहीं पूछ सकता कोई। ठीक हो गया। अब मुझे करना साहब ये बताएं कि ये जो उम्र भर का इस्तिस्ना है और बात की जा रही है कि बहुत सारे ममालिक में इस्तिस्ना दिया जाता है, सदर साहब को इस्तिस्ना दिया जाता है, तमाम ममालिक में होता है मेरे ख्याल में जहाँ सदारत इंतज़ाम है, लेकिन उनके टेन्योर तक जब तक वो सदारत के ओहदे पर हैं तब तक इस्तिस्ना होता है। उम्र भर का इस्तिस्ना कौन देता है, किस मुल्क में है? मेरे तो शायद नॉलेज में नहीं है ये चीज़। जी बीबी आपने बिल्कुल सही कहा है, इसके ऊपर तो काफ़ी लेदे हो रही है और हो चुकी भी है जी। अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है उन्होंने तो एक बड़ा पॉइंट रेज किया है कि हमारा ये जो 1973 का आइन है इसमें कोई चीज़ भी जो है वो इस्लामी उसके या उस कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगी, और उस बेसिस पर उन्होंने इसका सवाल उठाया है कि ये इस्तिस्ना जो है वो इस्लाम के या हमारे जो मज़हब है उसके ख़िलाफ़ है कि किसी को भी
ऐसा इस्तिस्ना नहीं मिल सकता कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तो हैरत इस बात पर है कि इस वक्त किसी भी और आलिम दीन ने हिम्मत नहीं की कि उनकी इस बात को या वो उससे एग्री करते या उसको किसी रिलीजियस बेसिस के ऊपर किसी लॉजिक के साथ उसको डिनाई करते। तो वो बात तो अब मुझे नहीं पता कि तकी उस्मानी साहब जो है वो किस हद तक इसके ऊपर जो है वो बर्दाश्त दबाव अपने ऊपर कर सकेंगे। हाँ जी, लेकिन किसी एक ने भी नहीं की। और अगर एक्चुअली देखा जाए तो कोई आदमी भी इस्तिस्ना का मुस्तहिक नहीं अगर उसने कोई ऐसा जुर्म किया है जो कि काबिले जो कानून के अंदर पकड़ के काबिल है। और हमने तो एक ऑलरेडी दिया हुआ है कि जी सिटिंग प्रेसिडेंट जो है उसको ड्यूरिंग हिज टेन्योर किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हर किस्म की जो भी बात हो सकती है। लेकिन अब उसके टेन्योर ख़त्म होने के बाद की जो बात हो रही है, आई डू नॉट थिंक कि जी इसके ऊपर दुनिया कोई भी जो है वो आपको सपोर्ट करेगी या आपको एक्नॉलेज करेगी इस बात पर कि आपने सही किया। सब इसके खिलाफ ही बात करेंगे। ठीक है जदून साहब, ये जो अदलिया की बात आर्टिकल 200 में जो अमेंड किया है जिसमें जी जजेस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से कि अगर जज साहब नहीं मानेंगे तो फिर वो कंसीडर होंगे कि वो रिटायर्ड हैं और उनका जितना भी मुद्दत मुलाजमत होगी उस हिसाब से उनकी पेंशन वगैरह भी वो एडजस्ट हो जाएगी। सर ये जो इसका मतलब है इंडिपेंडेंट माइंडेड जो जजेस हैं अब वो खुल के फैसले नहीं कर सकेंगे, उनको यही ख़तरा रहेगा तमाम जजेस की। मैं एक सोच आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या होगी, कि क्या जुडिशरी में ये सोच पाई जा सकती है कि कोई भी जज अगर कोई ऐसा फ़ैसला दे दे जो हुकूमत को बुरा लग जाए या हुकूमत के अगेंस्ट चला जाए तो वो तो उनकी पकड़ के ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफ़र में भी अब उनके पास ये राइट नहीं है कि वो वहाँ पे उसके अगेंस्ट खड़े हो सकें या अपना ओपिनियन दे सकें या कह सकें कि मैंने वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होना, तो वो तो फिर जो है वो रिटायर्ड समझे जाएंगे। तो क्या ये जजेस जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं उन पर कोई असर पड़ेगा इसका या ओवरऑल जुडिशरी की हैसियत पे? डेफिनेटली देखें ना, जब से 26th अमेंडमेंट आई है तो वो तो अब भी जज फैसला देते हैं, वो उनकी बात मानते ही नहीं। जिनके पास देखें कोई गन तो नहीं होती, कोई फोर्स नहीं होती कि वो अपनी ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराए। आज कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस में एक वकील साहब ने कहा जी आप 2 दफा ऑर्डर कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। जज साहब कहते हैं जी मैं अब क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर नहीं मान रहे। अब ये सिचुएशन हो गई है। तो वो तो आप देखें ना, गवर्नमेंट जो है ऑफ द डे जो है जिसके पास पावर है, ओरिजिनल जिनके पास पावर है, वो तो अपने खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं मानते किसी कोर्ट का भी। वो तो आप जो मर्जी कर लें। तो अब इन्होंने वो एक तरफ वो ऑर्डर नहीं मानते, दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर जज ऐसा करेगा तो उसको हम घर भेज देंगे। तो जुडिशरी अब ना कोई इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, ना जुडिशरी कोई इंडिपेंडेंटली फैसला कर सकती है। अब जिसने सीट पे रहना है तो वो गुलामी करे, हुक्म माने। यानी कि जदून साहब आप कोई भी जज जो है वो इस निज़ाम में तभी चलेगा अगर वो निज़ाम की बात मानेगा। बिल्कुल निज़ाम की बात मानेगा, निज़ाम के चलाने वालों की बात मानेगा और उनके खिलाफ कोई ऐसा फैसला नहीं देगा जो गवर्नमेंट को या उनको डिस्टेबलाइज करे। ये तो बिल्कुल मतलब एक क्लियर कट जो है वो इंडिकेशन भी है और ये क्लियर कट पॉलिसी है जी, किसी अदालत का वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा जो गवर्नमेंट के खिलाफ आएगा। तो जब इस तरह आप हुकूमत चलाएंगे तो फिर आपका आइन कहाँ है, रूल ऑफ लॉ कहाँ है। जितनी भी रिट्स इशू होती हैं गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में, वो गवर्नमेंट के खिलाफ होती हैं। गवर्नमेंट जब फंडामेंटल राइट वायलेट करती है लोगों के बजाय से कि उनको प्रोटेक्शन दे, तो वो लोग अपनी मदावा लेकर, अपने दुख लेकर, अपनी जो वायलेशन होती है फंडामेंटल राइट की, वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको एड्रेस करेगी। लेकिन यहाँ पे तो उल्टी गंगा बह रही है। तो अगर आप फंडामेंटल राइट आपके वायलेट होते हैं, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट पे बस है, वो आपको अगर दे भी दे तो आगे इम्प्लीमेंट करने वाली जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो नहीं कर रही। ठीक हो गया। कन्ना साहब ये जजेस के बारे में स्पेशली जो एक डिस्कशन चल रही है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5-6 जजेस थे जिन्होंने एक लेटर भी लिखा था, उसके बाद काफ़ी इशू भी बना था, उनका मीडिया ट्रायल भी हुआ था, सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी फैमिलीज़ की डिटेल भी डाल दी गई थी, लेकिन वो जज जो हैं वो झुके नहीं, वो वहीं पे खड़े रहे अपने मौक़िफ़ पे। उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए ये सारे शिक में तरमीम लाई जा रही है। आप मुत्तफिक हैं कि काफ़ी हद तक ये चीज़ें उसी की तरफ जा रही हैं, या इसके अलावा भी आइंदा बाकियों को भी मैसेज देने के लिए कि भाई इनके साथ ये हुआ है, तो आप लोगों के पास तो ऑप्शन है ही नहीं, आप लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग से तो आप इनकार ही नहीं कर सकते। देखिए जी, बेबी सबसे बड़ी बात यह है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो तो एक यूनिवर्सल कानून है कि जी जुडिशरी हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट एंड इट हैज़ टू बी it should not be subservient to the executive.
हमारे मुल्क में तो जितने भी ये कवानीन लाए गए हैं उसका मकसद ही सिर्फ एक है कि इनको जो है वो एग्जेक्टिव के डायरेक्टली अंडर द नोज रखा जाए और इनके ऊपर कंट्रोल भी एग्जेक्टिव का ही बनाया जाए। तो जब इस चीज़ के लिए हुआ है तो वो सारे के सारे जजेस जिनको हम इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट थिंकिंग या जो भी हम उनको नाम दे कह रहे हैं, दे आर टोटली मतलब उनके पावरलेस, किसी किस्म की कोई अपनी ताकत नहीं दिखा सकते, कोई उनकी जजमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे, तो जब वो नहीं मानेंगे तो जज क्या कर सकता है? ही कैन जस्ट राइट एन ऑर्डर। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारी जो क्या कहते हैं तौहीन अदालत वाली भी मूव हो चुके हैं केसेस। क्या बना है? कुछ भी नहीं बना है। तो अब सिर्फ यही इंतज़ार है कि जी वो आहिस्ता आहिस्ता दे कंप्लीट देयर टेन्योर एंड दे रिटायर, और उससे पहले जो है अगर इनको ज़रूरत है तो कानून ऐसा बना लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट सिर्फ उस सूरत में करेंगे जबकि इंतहाई मजबूरी है, वरना कोशिश यही करेंगे ये कि जी आहिस्ता आहिस्ता ये अपना दे जस्ट कंप्लीट देयर टेन्योर एंड रिटायर। ठीक है, जदून साहब से जानते हैं। जदून साहब, हमें बहुत जल्दी दूसरे ममालिक की एग्जांपल्स दे दी जाती हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, जर्मनी है, इटली, स्पेन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। लेकिन मुझे ज़रा एक पॉइंट बता दीजिए सर, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो ज़रूर मौजूद होंगी या हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन वहाँ पे जजेस की एजेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस की एज जो है 68 ईयर्स है रिटायरमेंट की, और जो आम सुप्रीम कोर्ट है उनके 65 है। तो ये हमें आधा सच अगेन यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है? क्यों नहीं बताया जाता? अगर फॉलो ही करना है तो कंप्लीट फॉलो करें, फिर दोनों की रिटायरमेंट की एज सेम रखें ना, 65, ये 68 नवाजने का चक्कर है ये। जदून साहब, जदून साहब हमारे साथ नहीं है और नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया, लेकिन इसी का जवाब मैं शॉर्टली ज़रा करना साहब से लूँगी। करना साहब, आप इसका जवाब देते हैं। जी, आपने जो कह दिया, आई मीन इट्स एब्सोल्युटली ऑब्वियस कि जी हम जो है इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस हैं उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जी आप ज़्यादा अहम हैं और इसीलिए हमने आपको जो है रिटायरमेंट एज में भी 3 साल की मज़ीद मोहलत दी है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, कर्नल रिटायर्ड अब्दुल बासित साहब, आपने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, लेकिन जाते जाते अपने हुक्मरानों को एक छोटा सा मैसेज ज़रूर है कि काम वो करें जो कल को आप पे भी वक्त आना है। गवर्नमेंट ऑफ द डे आप हैं, लेकिन एक वक्त आएगा ऐसा कि जब गवर्नमेंट ऑफ द डे चेंज हो जाएगी, आप अपोजिशन में चले जाएंगे। तो क्या आपने जो सुप्रीम कोर्ट की हैयत बना दी है या जो जुडिशरी की हैयत आप बना रहे हैं, कल को आपको इसी जुडिशरी से आपके मुताबिक इंसाफ मिल सकेगा या जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हो सकेंगे? तब फिर अपोजिशन में बैठ के आप लोग भी इसी तरह से रोना पीटेंगे जैसे अभी की अपोजिशन पीट रही है। तो काम वो करें जो कल को आपको भी सूट करें और अभी भी मौजूदा टाइम पे भी, और आवाम के लिए कुछ कर लें जिसके लिए आपको ऐवानों में भेजा हुआ है। इजाज़त दीजिएगा, बशर्ते ज़िंदगी दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।